ये 2024 की राजनीति को पलट कर रख देगा और मुझे लगता है कि झारखंड में एक नई विकल्प की राजनीति तैयार हो रही है। और ये जो नौजवान आंदोलन कर रहे हैं अलग अलग इलाकों में, ये लीडर के तौर पर उभर रहे हैं और अगर ये चुनावी राजनीति में आते हैं तो मेरे ख्याल से झारखंड की जनता उनका स्वागत करेगी। पंचायत सचिव का जो निर्णय आया वो सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद आया है और काफ़ी लंबा समय लगा, 5 साल। अब सपोज आज की तारीख में मैंने कोई एक परीक्षा लिखा, 5 साल बाद परिणाम आ रहा है, रिटायरमेंट की उम्र है 62 ईयर्स, तो हमारे नौकरी में वो 5 साल तो कम हो गया। हाँ। सरकार को एक ऐसी नियोजन नीति बनानी होगी जो कोर्ट में जाए अगर चुनौती देने के लिए तो कोर्ट में वो वहाँ पर स्टैंड करे। ऐसा नहीं कि बार बार कोर्ट में जो है सो टिक ही नहीं पाए। केंद्र सरकार ये जानती है कि झारखंड में जो बीजेपी के वोटर्स हैं वो वैसे लोग हैं जो दूसरे राज्यों से आकर के झारखंड में बसे हैं और केंद्र में बीजेपी की सरकार है। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि स्थानीय नीति को भी। नमस्कार, जोहार। आज पेटवार में जयराम महतो जनसभा था। इस जनसभा में बरही से संजय मेहता भी आए हुए थे, तो क्यों आए थे और क्या है इनका आने का उद्देश्य और इनका आंदोलन का क्या मुख्य उद्देश्य है, ये इनसे जानते हैं। तो सबसे पहले दादा आपका जोहार। जोहार जोहार। तो दादा, पेटवार में यहाँ NHAI के द्वारा एक रोड पास किया जा रहा है और यहाँ पे जमीन का मुआवजा के नाम पे बहुत कम पैसा दिया जा रहा है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, सबसे पहली बात है कि आपके तमाम दर्शकों को मेरा जोहार है और सबसे पहले कि आप सोशल मीडिया पर इस तरीके का चैनल चला रहे हैं और लोगों की आवाज़ को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो सवाल है कि यहाँ पे अधिग्रहण हो रहा है और मुआवजा बहुत कम है, देखिए झारखंड के भीतर बहुत जगहों पे लैंड एक्विजिशन हुआ है, चाहे वो कोयला खदान के नाम पर हो या हाईवे के एक्सटेंशन को लेकर के हो। एक बात हमेशा से देखी गई कि जो मुआवजा की बात है, जो कंपनसेशन की बात है, वो ज़मीन के अकॉर्डिंग नहीं है। हाँ। इस पे जो मेरा अपना विचार है कि जब आप किसी की ज़मीन लेते हैं तो चूँकि ज़मीन पीढ़ियों से पीढ़ियों वो स्थानांतरित होते रहती है। आज हमारे दादाजी का था, फिर हमारे पापा जी का हुआ, फिर हमारा होगा, फिर हमारे आने वाली पीढ़ी का होगा, वो कहीं ना कहीं उससे हमारी जीविका जुड़ी है। अच्छा, आप एक बार हमें कुछ मुआवजा दे रहे हैं, चूँकि हम शैक्षणिक तौर पर उतने मजबूत नहीं हैं, बौद्धिक तौर पर उतने मजबूत नहीं हैं, तो हम उस फाइनेंशियल मैनेजमेंट को भी नहीं सीख पा रहे हैं कि उस पैसे का कहाँ सदुपयोग करना है। दूसरी बात कि सरकार कहती है कि 4 गुना हम मुआवजा देंगे, लेकिन सरकार इसमें एक चीज़ गलती करती है कि जिस ज़मीन को चिन्हित करना है कृषि के तौर पर, किस ज़मीन को चिन्हित करना है कमर्शियल साइट के तौर पर, किस ज़मीन पे क्या कंस्ट्रक्शन बना हुआ है, उस कंस्ट्रक्शन का क्या वैल्यू होगा, सरकार को इस पर सबसे पहले एक निर्णय लेना होगा। क्योंकि अगर मान लिया जाए कि हमारा ज़मीन पे घर बना हुआ है तो ये भवन निर्माण विभाग की जिम्मेवारी है कि उसकी इंजीनियर सही से उसका वैल्यू लगाएं ताकि उसके आधार पर हमें मुआवजा मिले। अगर वहाँ पर ज़मीन है सिर्फ और मकान नहीं बना हुआ है तो सरकार को ये तय करना होगा कि ये एरिया क्या व्यावसायिक दृष्टिकोण से, वाणिज्यिक दृष्टिकोण से पैसा देने वाला जगह है। अगर यहाँ पर कोई व्यवसाय करता तो वो पैसा कमा सकता था, तो सरकार को इस आधार से भी मुआवजा में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि चूँकि इनकी पीढ़ियाँ स्थापित हो सके, चूँकि ये विस्थापित हो रहे हैं और हाईवे में पुनर्वास की कोई नीति नहीं है। जब कहीं पर आप डिस्प्लेस करते हैं किसी को तो हाईवे में डिस्प्लेसमेंट का सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है कि हाईवे में अगर आपकी ज़मीन जाएगी तो सरकार पुनर्वास के लिए कुछ नहीं करेगी, सिर्फ मुआवजा देगी, छोड़ देगी, निकल जाएगा। तो चूंकि उनका खेती है, ज़मीन जा रहा है, उनका घर भी जा रहा है, उनका रोजगार भी पिस रहा है और उन्हें मुआवजा भी सम्मानजनक नहीं मिल पा रहा है, ये स्वीकार्य नहीं है। और ये कितने दिनों तक झारखंडी ऐसे झारखंड को कभी तो धर्म के नाम से छला, मतलब उसको विस्थापित किया जाता है, कभी फैक्ट्री के नाम से कर दिया जाता है, लगातार किया जा रहा है। वो तो खैर विस्थापन का मुद्दा है, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी झारखंड में युवाओं के लिए है कि युवाओं को नौकरी मिल नहीं रहा है और बेरोजगारी में वो कभी अन्य प्रदेश जाते हैं, अन्य देश जाके वो काम करते हैं। तो ऐसे में झारखंड सरकार का कल एक रिजल्ट आया पंचायत सचिव का, तो क्या कहेंगे, सरकार ट्रैक में आ रही है? देखिए, पंचायत सचिव का जो निर्णय आया वो सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद आया है और काफ़ी लंबा समय लगा, 5 साल। अब सपोज आज की तारीख में मैंने कोई एक परीक्षा लिखा, 5 साल बाद परिणाम आ रहा है, रिटायरमेंट की उम्र है 62 ईयर्स, तो हमारे नौकरी में वो 5 साल तो कम हो गया। हाँ। सरकार तो वो एक्सटेंशन देगी नहीं। तो इसलिए जब कोई नौकरी के लिए वैकेंसी निकल रही है तो उसका समय से पूर्ण होना जरूरी है, क्योंकि ये सीधे तौर पर आपके नौकरी का जो साल है वो कम हो जा रहा है वहाँ पर। तो सरकार को इस पहलू पर ध्यान देना होगा कि कैसे समय से परीक्षा हो, कैसे समय से परीक्षा का परिणाम आयोजित हो और उसमें पारदर्शिता हो और झारखंडियों को उसमें प्राथमिकता मिले। सरकार को इस पर गौर करना। तो दादा, नियोजन नीति तो बना नहीं, तो फिर नियुक्ति कहाँ से संभव है? आप लोग युवा हैं, आप लोग देख रहे हैं कि रोड में नियोजन नीति का हमेशा मांग को लेकर के रोड में उतरते रहते हैं, फिर आप लोग का कुछ विरोध दर्ज दिखा नहीं रोड में? नियोजन नीति का जो मसला है वो सबसे महत्वपूर्ण मसला है, क्योंकि आप पहले ये डिफाइन करिए कि झारखंडी कौन है और ये डिफाइन करिए कि झारखंड की वैकेंसी में कौन भरेगा और किसको कितनी प्राथमिकता मिलेगी। तो सरकार का जो नियोजन नीति था उसमें जो 10वीं और 12वीं की जो बात थी कि जो
झारखंड से पास किया उसको स्थानीय माना जाएगा, तो हाईकोर्ट ने इसको निरस्त कर दिया है, असंवैधानिक करार दिया है। इस परिस्थिति में सरकार को एक ऐसी नियोजन नीति बनानी होगी जो कोर्ट में जाए अगर चुनौती देने के लिए, तो कोर्ट में वो वहाँ पर स्टैंड करे। ऐसा नहीं कि बार बार कोर्ट में जो है सो टिक ही नहीं पाएगा। अभी सरकार ये कह रही है कि हम नियोजन नीति बना रहे हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जो नियोजन नीति आने वाले वक्त में बनने वाली है वो किस तरीके का है। अगर नहीं बनेगी तो फिर यहाँ के छात्र आक्रोशित हो जाएंगे। तो क्या करेंगे? युवा तैयारी करने वाला लड़का कितना दिन तक तैयारी करेगा? 5 साल 7 साल 17 का वैकेंसी था, 23 में रिजल्ट आ रहा है, क्या करेगा लड़का लोग? तैयारी करेगा या फिर आंदोलन करेगा या फिर क्या करेगा, छोड़ दे पढ़ाई? यही तो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि 22 सालों में ना हम रिक्रूटमेंट की पॉलिसी बना पाए, नियोजन नीति नहीं बना पाए, और ना ही हम सही से अपनी स्थानीय नीति बना पाए। अब स्थानीय नीति का जो प्रस्ताव है आपने सेंट्रल को भेजा है कि इसको 9th शेड्यूल में शामिल करिए, 9वीं अनुसूची में इसको शामिल करिए। अब केंद्र सरकार जो है वो फैसला नहीं लेगी जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि केंद्र सरकार ये जानती है कि झारखंड में जो बीजेपी के वोटर्स हैं वो वैसे लोग हैं जो दूसरे राज्यों से आकर के झारखंड में बसे हैं और केंद्र में बीजेपी की सरकार है। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि स्थानीय नीति को भी बीजेपी की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ऑप्शन क्या है? ऑप्शन क्या सूची में शामिल करें? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन यही है कि झारखंडियों को एक विकल्प तैयार करना होगा, अपनी सरकार बनानी होगी, अपने लोगों की सरकार बनानी होगी। और ये जो नौजवान आंदोलन कर रहे हैं उन लोगों को इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आकर के इनको चैलेंज करना होगा कि हम आ रहे हैं, हम चुनाव लड़ेंगे, हम जीतेंगे, हम पॉलिसी बनाएंगे। इस फैसले पर एक न एक दिन आना होगा। 2024 में कुछ ऐसा परिदृश्य देखने को मिलेगा क्या? क्योंकि सरकार जंगल जमीन की सरकार बात कर रही थी कि 5 लाख नौकरी देंगे, मुआवजा देंगे, किसानों के बारे बात की, महिला सुरक्षा के बारे बात की, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कोयला बालू खंडर कर दिया है। दामोदर नदी का साइड में चले जाए तो खंडर दिखता है। क्या कहेंगे 2024 में क्या परिदृश्य बनेगा? इनका कार्यकाल साहब कैसे है? जो प्रोटेस्ट झारखंड के तमाम इलाकों में दिख रहा है, चाहे पेटरवार की बात करिए, गोला की बात करिए, रामगढ़ की बात करिए, हजारीबाग की बात करिए, कसमार की बात करिए, धनबाद की बात करिए, तमाम इलाकों में ये जो आंदोलन चल रहा है ये 2024 की राजनीति को पलट कर रख देगा। और मुझे लगता है कि झारखंड में एक नई विकल्प की राजनीति तैयार हो रही है। और ये जो नौजवान आंदोलन कर रहे हैं अलग अलग इलाकों में, ये लीडर के तौर पर उभर रहे हैं। और अगर ये चुनावी राजनीति में आते हैं तो मेरे ख्याल से झारखंड की जनता उनका स्वागत करेगी, क्योंकि झारखंड की जनता ने यहाँ पे तमाम पार्टियों को देख लिया है। सभी पार्टियों को लगभग मौका मिल चुका है। आसू भी सरकार में रही है, बीजेपी भी सरकार में रही है, जेएमएम भी सरकार में रही है, कांग्रेस भी सरकार में रही है, आरजेडी भी सरकार में रही है, इवन की जेडीयू भी सरकार में रही है इससे पहले। तो झारखंड में तमाम जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनको मौका मिल चुका है और वो लोग एक तरीके से कहें कि फेल साबित हुए हैं। ऐसे में एक नए विकल्प पर बात होनी चाहिए कि झारखंड के लोगों को हक अधिकार कैसे मिलेगा। झारखंड में पारसनाथ का मुद्दा भी गरमाया हुआ था। बहुत जैन मुनियों का कहना था कि ये तो हमारा है, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो धर्मगुरु है वो आके यहाँ पे डेथ कर गए थे, तो ये हमारा होना चाहिए। लेकिन झारखंडी कहते हैं कि ये बिल्कुल हमारा है, क्योंकि हमारा पूर्वजों हजारों साल का यहाँ पे हमारा इतिहास है। तो क्या आपका क्या मानना है इसमें? देखिए, इसमें चूँकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और हम लोग संविधान की बात करते हैं तो उसमें ये कहा गया है कि सबके धर्मों का सम्मान किया जाना चाहिए। चूँकि झारखंड के जितने भी जंगल, पहाड़, नदी, पर्वत, उसकी हम लोग पूजा करते आए हैं। और मरांग मरू मतलब होता है कि जो हमारे सर्वोच्च देवता हैं जिनको हम पूजते हैं। ये बात बिल्कुल बाय डिफ़ॉल्ट है कि हम पहाड़ों को पूजते हैं और वहाँ पर हमारे मरांग गुरु हैं। उस पर कोई सवाल ही नहीं उठा सकता है कि हम वहाँ नहीं जाने देंगे, पूजा नहीं करने देंगे, वो हमारा है। नहीं, वो तो कहते हैं कि वहाँ पे हिंसा होती है, हिंसा नहीं होनी चाहिए ना। नहीं, अगर कोई चीज़ हमारे परंपरा का हिस्सा है तो उसको सम्मान किया जाना चाहिए। और जो लोग भी ऐसा कह रहे हैं कि यहाँ पर हिंसा होती है, हम यहाँ पर बकरी का बलि नहीं देने देंगे, अगर वो हमारी परंपरा का हिस्सा है तो चूँकि हम आपकी धार्मिक भावना का सम्मान कर रहे हैं, आप यहाँ पर वर्षों से सम्मेत शिखर जी को बसाए हुए हैं, आप अपनी आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, श्रद्धा रखते हैं, हमने कभी आपको डिस्टर्ब नहीं किया। तो चूँकि हमारी भी श्रद्धा है उसमें, तो आपको भी इसका सम्मान करना होगा। और इसका बेहतर अगर मुझे लगता है कि समाधान का कोई रास्ता निकालना चाहिए तो इस बात पर निकलना चाहिए कि हम आपके धर्म का सम्मान करेंगे और आप मेरे धर्म का सम्मान करिए। कोई एक दूसरे पर टीका टिप्पणी नहीं करेगा। इस बात पर एक सहमति बननी चाहिए ताकि विद्वेष नहीं हो, ताकि धार्मिक उन्माद ना फैले। वे लोग तो बोल रहे हैं सरकार कमाने के लिए कर रही है। सरकार बोले उनको कितना पैसा चाहिए, हम तो ठूस ठूस के भर के दे देंगे। और उनका एक धर्मगुरु का कहना है कि अब माला नहीं, अब भाला पकड़ो। नहीं, इसको समझने की जरूरत है। ये क्या है, ये इको सेंसिटिव जोन से जुड़ा हुआ मसला है। और जब कोई एरिया को इको सेंसिटिव बनाते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है कि सेंट्रल को एक प्रस्ताव भेजती है कि इस एरिया को आप इको सेंसिटिव जोन बना दीजिए। इको सेंसिटिव जोन में आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं, वहाँ पर कोई काम नहीं कर सकते हैं। तो ये बात है आपके 2018 की, जब रघुवर दास की सरकार थी तो रघुवर दास की सरकार ने सेंट्रल को एक प्रपोजल भेज दिया। वो प्रपोजल भेज दिया कि पारसनाथ को और जो मधुबन का एरिया है उसको आप इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दीजिए। अच्छा, उसके बाद 2019 में क्या हुआ, फरवरी में, कि उस पर झारखंड की रघुवर दास की सरकार ने
एक फैसला लिया कि हम लोग ये फैसला लेते हैं कि इसको पर्यटन स्थल घोषित करते हैं। उसके बाद 2 अगस्त 2019 को, मुझे तारीख भी याद है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने गजट प्रकाशित कर दिया कि ये एरिया जो है टूरिस्ट प्लेस माना जाएगा और यहाँ पे इको टूरिज्म और टूरिज्म को सरकार अपने अनुसार से लागू करा सकती है। अब इस पर क्या हुआ, मेरी बात समझिए, मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ, इस पर क्या हुआ कि चूंकि रघुवर दास के बाद जो हेमंत सोरेन की सरकार थी वो आई 29 दिसंबर 2019 को और 2 अगस्त 2019 को ये नोटिफिकेशन गजट का जारी कर दिया गया। अब चूंकि इको सेंसिटिव जोन बन गया तो वहां पर बिल्डिंग नहीं बना सकते हैं, तो जैन कम्युनिटी के लोग गए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कि ये क्या कर दिया आपने, हम लोग यहाँ पर अपना कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, अपना सब कुछ कैसे करेंगे। तो ये लोग धरना में बैठ गए। इसलिए आप देखिए कि इन लोगों का आंदोलन दिल्ली इंडिया गेट पर भी हुआ। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस गजट को चेंज किया। उस गजट के पॉइंट नंबर 3 में ये बात लिखा हुआ था कि इको सेंसिटिव जोन में जो टूरिज्म और इको टूरिज्म की बात है उसको जो है सो हम लोग अभी तत्काल रोक लगाते हैं। सो पूरा गजट भी सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं कैंसिल किया, सिर्फ पॉइंट नंबर 3 को सरकार ने अभी तत्काल उस पर रोक लगाया है। तो ये समझने की बात है कि ये पूरा माजरा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा खेला गया और एक तरीके से मुझे लगता है कि 2024 में लोकसभा का भी चुनाव है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो लोग हैं या फिर यहाँ पर जो लोग हैं जो धार्मिक उन्माद फैलाना चाहते हैं, धर्म के नाम पर लड़ना चाहते हैं, वैसे लोग भी कुछ साजिश कर रहे हैं। ये मामला इतना गर्म नहीं हुआ था जब 2019 में फरवरी के महीने में जब इसको टूरिस्ट प्लेस घोषित किया गया था, लेकिन ये अचानक अभी चर्चा का विषय बन गया है, ये झारखंड में नहीं पूरे वर्ल्ड में। क्यों? मुझे लगता है इसके पीछे एक राजनीतिक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है, एक रणनीति है। क्योंकि 24 में लोकसभा चुनाव होना है तो देश में ऐसे अभी आपको बहुत सारे मसले देखने को मिलेंगे जहां पर लोग धर्म के नाम पर आपस में एक दूसरे को लड़ाएंगे। ये मुझे ऐसा महसूस होता है। चलिए ठीक है भैया, टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।